सपा सुप्रीमो के लाख नसीहतों के बाद लगता है सपा के नेताओं ने ठान लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। चुनावी रंजिश में कहीं हत्या कर दी जा रही है तो कहीं पर अधिकारियों की ही पिटाई हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मिशन 2017 इन्हीं समाजवादी नेताओं के सहारे सपा की नैया पार लगाएगी? आखिर क्यों नहीं की जा रही है ऐसे दबंग नेताओं पर कड़ी कार्रवाई? खबर कानपुर से है। कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी का विवादों से गहरा नाता रहा है। विधायक जी कब क्या कर दें किसी को नहीं मालूम। विधायक जी पर नेताजी की नसीहतों का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है नजर आता है। मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल के बाद विधायक जी एक और बार विवादों में घिर गए हैं। जमीन विवाद को लेकर विधायक जी अपने ही चाचा पर हमला करवा रहे हैं। विधायक के गनरों ने इरफान की चचेरी बहन पर कार्बाइन तक तान दी। लगता है नेताजी की नसीहत नहीं सुनने की ठान ली है विधायक जी ने। नेताजी की लाख नसीहत के बाद नहीं सुधर रहे हैं सपा के विधायक। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का गुंडा राज। जमीन विवाद को लेकर अपने ही चाचा पर करवाया हमला। विधायक के गनरों ने उस्मा सोलंकी पर तानी कार्बाइन। विधायक जी लगा रहे हैं सपा की साख पर बट्टा। आखिर कब थमेगा नेताओं का गुंडा राज? कानपुर के आर्य नगर से सपा विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी से विवादों का गहरा नाता है। सपा मुखिया जहां कई मंत्रियों और नेताओं को लाख नसीहतें देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक पार्टी की ही साख पर बट्टा लगाते हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले सपा के विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं, वो भी जमीन विवाद को लेकर। जमीनी विवाद को लेकर इन दिनों सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके चाचा इकबाल सोलंकी में ठन गई है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सपा विधायक भला कहां चुप बैठने वाले। जमीनी विवाद में कहां सुनी हुई। विधायक जी के गनरों ने उनके ही चाचा इकबाल सोलंकी और उनके चचेरी बहन उस्मा सोलंकी पर कार्बाइन तान दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। मामला तूल ना पकड़े, इसलिए विधायक जी खुद के ऊपर हमला करने का प्लान बनाने लगे और जाकर अस्पताल में ही भर्ती हो गए, ताकि विधायक जी की सच्चाई सबके सामने ना आ सके। हमारे संज्ञान में नहीं है क्या मामला है। हमारे पास झगड़ा हो रहा था, हमने अपने भाइयों को बचा रहे थे, तो उसने जो है आज इकबाल ने मार दिया। पीछे से नेताइन भी थी, उसके साथ कुछ गुंडे थे, उसने मारा। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इकबाल सोलंकी से कहासुनी के दौरान जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि विवाद 2 करोड़ के लेन देन को लेकर हुआ। बता दें कि इन दोनों परिवारों के बीच लंबे अरसे से विवाद चला आ रहा है। सपा विधायक इरफान सोलंकी का विवादों से गहरा नाता है। और इरफान सोलंकी के तीनों भाई इमरान सोलंकी, रिजवान और जो है और फरहान सोलंकी तीनों थे। उन्होंने देखते ही चाचा को गाली बकना चालू कर दिया। गाली बकने पे जब उन्होंने कहा कि अरे तुम हमको गाली क्यों बक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे गाली बक रहे हो, तो इस बात पर उनके तीनों भाइयों ने हमारे हाजी मुन्ना जो चाचा हैं उनको पीटना शुरू करा। तो देखा इरफान सोलंकी, उनका गनर और बाकी इनके भाई मिलकर अल्ताफ सोलंकी को घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले जा रहे थे। जब हमारे पापा ने बीच बचाव करने की कोशिश की कि क्यों ले जा रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इरफान सोलंकी ने हमारे पिताजी को, हाजी इकबाल सोलंकी को मारना चालू किया। मैं वीडियो बना रही थी, मैंने बीच बचाव की कोशिश की तो मेरे ऊपर इन्होंने कार्बाइन तनवा दी अपने गनर से और उसने कहा वीडियो बंद कर नहीं तो मार दूंगा। परिवार में शादी का माहौल था, आपस में कुछ मजाक चल रहा था जिसमें दूसरे पक्ष ने अपने आप को समझा कि मेरे ऊपर कटाक्ष हो रहा है। तो ये कुछ विधायक जी वहाँ थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं थे,
जिन लोगों से मजाक चल रहा था उसके बाद वो बात खत्म हो गई। जब विधायक जी वहाँ मौजूद हुए तो अचानक इनके परिवार के कुछ लोगों ने गलतफहमी में या जानबूझ के इनके ऊपर हमला किया, जिसमें इनकी नाक में फ्रैक्चर हो गया है। अभी जल्द ही कानपुर में हुए बवाल में विधायक जी का अहम योगदान था। विधायक जी ने 2 गुटों में पथराव तक करवा दिया था। यहाँ तक कि कानपुर को जलाने का पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन जिला प्रशासन की सूझबूझ से बड़ी घटना होते होते बच गई। मिशन 2017 में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अगर सपा के ही विधायक इसी तरह की गुंडई करते रहे तो पार्टी की छवि जनता के बीच में और धूमल होगी। यानी कि हम साफ कह सकते हैं कि नेताजी की लाख नसीहतों के बाद भी इन्होंने ठान ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जंगल राज का दर्जा दिया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सूबे की सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह अपने नेताओं को नसीहतें देकर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही कार्यकर्ता गुंडागर्दी की इबारतें लिखने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां सपा जिलाध्यक्ष के बेटे ने डंपर रोकने एआरटीए प्रवर्तन को भारी पड़ गया। खनन कर बालू लदी एक डंपर से कागज मांगने पर खुद जिले के एआरटीए महोदय को गोलियों का सामना करना पड़ गया। गोलियों से बचे तो लगभग 1 दर्जन खनन माफियाओं ने उनकी पिटाई कर दी। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मामला सपा नेता से जुड़ा होने के चलते पुलिस वाले भी मामला दर्ज करने में आनाकानी करते नजर आए। ये 4 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि सपा नेताओं ने ठान लिया है हम नहीं सुधरेंगे, जो बता रही है कि सपा नेता किस कदर बेलगाम होते जा रहे हैं प्रदेश में, और अंजाम ये हो रहा है कि लगातार गुंडागर्दी अपने चरम पर पहुंची है। दबंगई का दम भरते नजर आ रहे हैं, हर तरफ दबंगई नजर आ रही है। चाहे हम बात कर ले ब्लॉक प्रमुख की, जिला पंचायत सदस्यों की, विधायक की, कार्यकर्ता की, छुटभैये नेताओं की, अगर गाड़ी में सपा का झंडा लगा है तो आप बड़े नेता हैं और आपको हक है कि आप कानून को अपने हाथ में ले लीजिए। कानून आपकी मुट्ठी में है और उसको दबा के मसल कर आप फेंक दीजिए, कोई आपको कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आपके सपा नेता होने पर आपको बेकसूर पहले ही ठहरा चुकी होती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रजा रिजवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जिस तरह से हम ये तस्वीरें देख रहे थे, समाजवादी पार्टी एक बेलगाम पार्टी होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुलायम सिंह यादव इस तकलीफ को समझ रहे हैं, समस्या को समझ रहे हैं और लगातार इसीलिए वो नसीहतें भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। ये सही कह रही हैं तुलिका जी आप कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी 2012 में सरकार बनी तो उससे पहले बीएसपी की सरकार थी जी, और बीएसपी की सरकार से पहले 2007 से पहले समाजवादी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो जब समाजवादी सरकार 2007 में उससे पहले थी तो उत्तर प्रदेश में ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत जोर शोर से बताया कि साहब समाजवादी पार्टी जो है उसके राज में जो है वो राज्य रामराज टाइप नहीं, एक गुंडा राज है बिल्कुल। तो आम जनता में एक मैसेज गया कि साहब समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडा राज कर रही है। उसके वजह से बहुजन समाजवादी बीएसपी जो है वो पूर्ण बहुमत में 2007 में आ गई। लेकिन 2007 में बीएसपी को लोगों ने देखा तो बीएसपी का जब कार्य देखा तो वो कार्य आम जनता के लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो फिर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी, ये तो दूध के ये जले हुए थे, तो
तो ये छाछ भी जो है फूक फूक के पी रहे थे, क्योंकि 2007 से पहले इनके पर आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी जो सरकार है वो गुंडा राज वाली सरकार है। तो जब ये 2012 में आए तो इन्होंने फौरन ही एक आदेश किया कि भाई गाड़ियों के ऊपर कोई भी जो है वो समाजवादी पार्टी का चिन्ह नहीं लगाएगा, झंडा नहीं लगाएगा, और एक आदेश कर दिया, क्योंकि जैसे ही सरकार आई थी वैसे जो भी जिस बैड एलिमेंट कह लीजिए या गुड एलिमेंट कह लीजिए, सबने झंडा लगा करके इसमें समाजवादी का झंडा लगा के चलना शुरू किया। तो ये समाजवादी पार्टी में एक मैसेज आया कि साहब जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं वो तो वर्कर हैं जी, उसके आड़ में कुछ गुंडे, कुछ असामाजिक तत्व भी झंडा लगा करके पार्टी को बदनाम करने के लिए काम जो है वो कर रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो उससे पार्टी भी बदनाम हो रही है, उससे हो सकता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी आ जाए इसमें। तो समाजवादी पार्टी ने फूक फूक के कदम रखा और यहां तक 3 साल तक ये लेकर के आए कि कुछ ज्यादा वो ना हो। लेकिन इधर जिला पंचायत के चुनाव होने के बाद, ग्राम प्रधान के चुनाव होने के बाद, बीडीसी के चुनाव होने के बाद एक जरा से माहौल जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति का उठा है, क्योंकि चुनाव गांव के चुनाव थे, छोटे छोटे चुनाव थे, उन चुनाव की वजह से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठे। आपने जैसा ये दिखाया, इरफान सोलंकी के नाक में चोट लगी है। इरफान सोलंकी का घराना कानपुर में, इनके फादर भी, ये परिवार बहुत ही बेहतरीन परिवार है और इरफान सोलंकी जो है बेहतरीन आदमी है। पता नहीं कैसे किन विवादों के अंदर ये अपना आ जाते हैं, कभी नाक टूट जाती है, कभी हो जाता है। हाजी मुश्ताक सोलंकी इनके फादर जो है वो एमएलए थे। तो ये जो सोलंकी परिवार है ये कानपुर का बड़ा माना जाना परिवार है, लेकिन ये विवादों में भी आ जाता है कहीं ना कहीं। अब ये जो झगड़ा था, ये तो झगड़ा एक शादी का झगड़ा था और उसमें जो है शादी के झगड़े में बात आगे बढ़ी। जाहिर सी बात है कि जो विधायक है वो प्रतिष्ठित है और विधायक की अपनी एक गरिमा होती है। विधायक का अपना बात करने का एक तरीका अलग होता है, उसका उठने बैठने का तरीका अलग होता है। विधायक को सोचना चाहिए कि साहब हमें कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए कि जिससे समाज में ये मैसेज जाए कि मैं विधायक होकर के ये गलत काम कर रहा हूँ। पहले तो विधायक की छवि खराब होती है, उसके बाद फिर पार्टी की छवि खराब होती है, फिर उससे वो पार्टी के लोग जो है बदनाम होते हैं कि साहब ये पार्टी का विधायक है, इस पार्टी के लोग ऐसा करते हैं। ये सही है कि इस पर रोक लगने की जरूरत है, क्योंकि 2017 जो चुनाव है विरोधी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा ये प्रचार करेंगी और अगर समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करेगी तो ये मैसेज समाज में बहुत खराब जाएगा और आमजन ये सोचेगी कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो उस तरीके के नहीं हैं जो 2012 के बाद जो विधायक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए बहुत ही 2016 में 2017 में इनको बहुत ही समझदारी से चलने की जरूरत है, कहीं पूरे प्रदेश में यह माहौल न बन जाए कि साहब समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा राज जो है कायम किए हुए हैं। तो ये माहौल कहीं ना कहीं रजा रिजवी साहब बन ही गया है, क्योंकि आम जनता की राय भी यही है और हम जनता से गुजारिश भी यही करते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें। टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और एक और मामला कानपुर देहात का था, जहां पर सपा के जिलाध्यक्ष के बेटे ने एक एआरटीओ के ऊपर गाड़ी चला दी, क्योंकि उसका गुनाह इतना था कि उसने गाड़ी के कागज मान लिए थे। हमारे साथ विपिन कोहली हमारे संवाददाता कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। विपिन, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि विपिन आपके पास आएंगे, इससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पे सपा नेता उज़मा सोलंकी जुड़ी हुई हैं। उज़मा जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। इस पूरे घटनाक्रम को आपसे जानेंगे, क्योंकि लगातार आरोप, जैसा कि इरफान सोलंकी से भी हमारी बात हुई थी और उन्होंने जो मीडिया वालों को बाइट दी है उसमें भी यही कहा है कि पूरा जो झगड़ा था आपकी तरफ से शुरू हुआ और उसका अंजाम यही हुआ कि उनकी नाक टूट गई। मैम, पहली चीज तो उनकी अगर नाक टूट गई है तो वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है ये पता करना बहुत जरूरी है जी। और आज खुद हमारे परिवार में शादी है जिसमें वो भी होंगे और जो वैट हुई थी उसमें भी देखा गया कि 10 मिनट पहले वो नाक पे पट्टियां लगाए हुए थे और उसके बाद उनके नाक से पट्टियां गायब थी जी। और ये मामला शुरू हुआ था, हमारे चाचा के घर में शादी थी। गोगा चाचा हमारे चाचा हैं, उनके घर में शादी का एक फंक्शन चल रहा था, जिस दौरान वहां पर हमारे चाचा हाजी मुन्ना सोलंकी और अल्तामा सोलंकी और उनका बेटा कामरान अल्ताफ सोलंकी थे।
जी। और दूसरी तरफ से वहाँ पे इरफान सोलंकी के 3 भाई रिजवान, इमरान और फरहान, तीनों भाई वो मौजूद थे। तो उन्होंने चाचा को देखते ही गाली बकना शुरू कर दी। के ऊपर चाचा ने हमारे विरोध किया कि तुम गाली कैसे बक रहे हो, क्या है, तो इन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और तीनों ने भाइयों ने मिलके जब हाजी मुन्ना सोलंकी को मारना शुरू करा तो उसमें अल्तमश जो हमारे कजन ब्रदर है वो आगे बीच बचाव में, तो उनको भी पीटना शुरू करा। क्योंकि शादी का माहौल था तो वहाँ पे हमारे घर के और भी लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने फौरन हम लोगों को कॉल किया और कहा गया कि यहाँ पे ये लोग मारपीट कर रहे हैं। और जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, हमारे पिताजी और हमारे चाचा, जब हम लोग पहुँचे हैं तो देखा है इरफान सोलंकी और उनके गनर अपने तीनों भाइयों के साथ अल्ताफ सोलंकी को घसीट के अपने घर के अंदर जो के बराबर में उधर लिए जा रहे थे। तो छुड़ाने के लिए जब मेरे पिताजी हाजी इकबाल सोलंकी ने और हम लोगों ने छुड़ाना चाहा तो इन्होंने अपना सर लेकर हमारे पिताजी के मुंह पे मारा, जिसमें इनको चोट आई है। इनको चोट इस प्रकार है, इनको चोट उससे नहीं आई और इन्होंने मेरे पिताजी को कोने में ले जाकर मारा। उनकी भी नाखून उंगली का निकल चुका है, उनको भी चोटें आई हैं। और उसके बाद इन्होंने हमारे भाइयों को मारा है। इरफान सोलंकी, जब मैंने विरोध किया और मैं वीडियो बना रही थी तो इनके गनर, जो जिलारी इनका गनर है, उससे इनके भाई रिजवान सोलंकी ने कहा लगा इसके कार्बाइन और चला दे। उसने मेरे ऊपर कार्बाइन लगाया और बोला कि तुम जो है वीडियो बनाना बंद करो। तो इससे मैंने कहा मैं बंद नहीं करूंगी। तो इनका दूसरा भाई फरहान सोलंकी आकर मेरे हाथ से मोबाइल छीन के भागा है और मेरा मोबाइल भी तोड़ा गया। और जिस भाई को अंदर ले गए थे, अंदर ले जाके मारे थे, एक भाई, उस भाई के ऊपर रिवॉल्वर लगाया हुआ था, जो हमारे चाचा जी का बेटा, जिसको घसीट के ले गए थे ये लोग। उस्मा जी, यहाँ पे आपसे ये जानेंगे, ये जो पूरा मसला है ये थोड़ा पारिवारिक नजर आ रहा है, जैसा कि आप बता रही हैं परिवार के बीच का मामला है, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू जाने तो आप जिस तरह से आप कानपुर शहर की बात करें तो जगह जगह आपके पोस्टर्स है, बैनर्स हैं, कहीं ये वजह तो नहीं है कि आपके ऊपर ये जो अटैक हुआ है एक असुरक्षा की भावना इरफान सोलंकी के अंदर आती जा रही है? क्योंकि विवादों से लगातार वो घिरे हुए हैं, चाहे हम बात कर ले मेडिकल कॉलेज का जो बवाल हो उसमें उनका नाम सामने आया था, अभी जो सांप्रदायिक जो माहौल खराब हुआ था उसमें भी उन्हीं का नाम सामने आया था, तो एक असुरक्षा नजर आ रही है। क्या ये वजह है कि आपके ऊपर इस तरह से हमले हुए हैं? बहुत बड़ी वजह, क्योंकि ये अपने आप को एक सोलंकी फैमिली को आज तक ये अपने दबाव में लेके आए हैं। इन्होंने हमेशा से सोलंकी परिवार को अपने दबाव में रखा है और विधायक होने का फायदा इनसे ज्यादा इनके भाई रिजवान सोलंकी उठाते हैं। और आज हमारे सरकार में आने से या मैं उस परिवार में उस पार्टी में काम कर रही हूँ तो चर्चा होने पे कहीं ना कहीं तो इनको खलल है, जिसका विरोध अक्सर दिखाया जाता है। हमारी होल्डिंग फाड़ दी जाती है, होल्डिंग फाड़ी जाती है, हमारी वेट रुकवाई जाती है, बहुत कुछ कराया जाता है। उस्मा जी, सवाल इसलिए भी हम ये उठा रहे हैं क्योंकि अगर हम मेडिकल कॉलेज का जो बवाल हुआ था उसकी तस्वीरें हम देखते हैं तो शुरुआत में उनके सर पे पट्टी बंदी नजर आती है, तो और दूसरे दिन वो पट्टी खुल भी जाती है। उनका कहना था उनके सर पे बहुत भारी चीज से वार किया गया, उनके पर डॉक्टर्स ने हमला किया, लेकिन वो पट्टी खुल दूसरे दिन ही गायब हो जाती है। आईसीयू में भर्ती वो नजर आते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो वहां से भी एकदम चंगे होके चलते फिरते नजर आते हैं। आज उनकी नाक पे पट्टी बंदी नजर आती है, उनका कहना है कि उनकी नाक की हड्डी टूट गई। तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो विश्वास नहीं होता है उनकी बातों को लेकर। नहीं, ऐसा है ना कि वो जो चीजें भी हैं वो किस में या किस चीज में वो कर जाते हैं, उसके बाद उससे बचने के लिए वो चीजें ढूंढते हैं। और जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जिस वक्त ये मेडिकल कराने गए हैं, पूरा वीडियो एविडेंस है सारा मीडिया के पास, इनके ऊपर पट्टी बंधी हुई है और उसके तुरंत 15 मिनट बाद ये बैठे एसओ से और सीओ से बात करें तब इनकी पट्टी गायब है। तो ये क्या है? और अगर इनकी नाक में फ्रैक्चर है जैसा कि ये बता रहे, तो फ्रैक्चर होने के बाद इंसान इतना पीड़ित होता है कि वो उठ नहीं सकता, और ये चल रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं। ये समझ के तो बाहर है, ये अपने आप को बचाने को। और इन्होंने एक और मुद्दा ले रखा हमेशा से, जैसे ही घर में ये घर वालों को दबाते हैं, अंडर प्रेशर करते हैं, और जैसे ही कोई विरोध करता है तो इनको अपने आप को बचाने का सबसे सीधा मुद्दा मिलता है कि हमारा पैसा है, हमारा जो है पारिवारिक पैसे का मामला है। 4 साल पहले ये पूरी मीडिया को भी पता है कि सारा जो भी कुछ था और सबके हिस्से सबको सबकी संपत्ति दे दी गई थी और सब खानदान में बंटवारे हो गए थे।
तो उसके बाद ये मुद्दा हर वक्त कहाँ से ये मीडिया को बताते हैं। जी उस्मा, आपसे इसलिए हमें ये सवाल भी आप जो कह रही हैं क्योंकि ये पूरा मामला जो मीडिया के सामने आया है कि ये पूरा मामला उठा था जमीनी विवाद को लेकर, जिसके बाद इसने ये रूप ले लिया। नहीं, जमीनी विवाद को लेकर इनके स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। पहला इनका स्टेटमेंट था कि हाजी इकबाल सोलंकी ने, आपने सुना होगा कि इनका पैसा मार लिया है जी, और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इनका था कि हम लोग इनके घर में घुस गए 2 करोड़ के लिए, इनसे लेने के लिए। अगर इनसे लेने के लिए तो फिर इनके पास 2 करोड़, मतलब इन्होंने 2 करोड़ मारा है जी। और विधायक जो कि पार्टी सिटिंग पार्टी का विधायक है, उसके घर में कोई भी व्यक्ति जिससे उसका विवाद या आपस में बातचीत हो तो वो कैसे घुस जाएगा और 15-20 लोग लेके घुस जाएगा और वो निहत्था होगा जी। और हमारे पास ऐसी कई वीडियो हैं जिनमें इनके गनर जिलानी हमारे पिताजी को मारते नजर आए। इनके घर का गेट है जिसके अंदर इन्होंने लोगों को बंद किया। हमारे चाचा जी के घर का गेट है जिसमें ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं और सामने कुछ आवाजें जो इनके घर की, जिसमें कहा गया है मेरे लिए कि ये वीडियो बना रही है मीडिया को दे। तो ये चीजें साफ हैं और मीडिया ने भी इन साफ चीजों को दिखा है और उससे पता चलता है कि ये कितने बड़े झूठे हैं। उस्मा जी, यहाँ पर इस पूरे मामले के होने के बाद आप क्या पुलिस के पास गई थी? कोई मामला दर्ज करवाया गया है आप लोगों की ओर से? मैम, हमारे वहाँ पे सब आए हुए थे, सीओ, एसओ और सभी लोग थे यहाँ पर और सबकी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद जो है रात में, क्योंकि हमारी चचेरी बहनों की शादी है तो रात में ये मैटर पे कॉम्प्रोमाइज लेटर दिया गया है दोनों पक्षों से। जी, तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं आप दोनों पक्षों में हो गया है और ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है? नहीं, ये पुलिस तक नहीं पहुंचा है और दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज लेटर दिए जा चुके हैं। पर फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब मुझे मेरी जान को खतरा है। इस सिलसिले में क्या आपने पुलिस को अवगत कराया है? अब मैं आज शादी का माहौल है घर का, तो शांतिपूर्वक ये निपट जाए तो मैं इस सिलसिले में पुलिस को जरूर अवगत कराऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी मेरे न्यूज रिपोर्टर्स के नाम से फोन कॉल आके और मुझे धमकियां दी जा चुकी हैं और अब ये दूसरा मैटर हुआ है जिसमें सीधे सीधे मेरे ऊपर जो कार्रवाई पानी गई है। आपने न्यायिक सुरक्षा की भी मांग की है? नहीं, अभी तक तो नहीं की है, पर अब मैं जरूर करूंगी, क्योंकि अब ये 2 मैटर हो चुके हैं और इसके बाद मुझे नहीं पता कि आगे मेरे ऊपर किस तरह का क्या किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उस्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो शुरुआती तौर पर जैसा कि उस्मा सोलंकी बता रही हैं, मामला पारिवारिक विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन जो असल वजह इसके पीछे नजर आती है वो है सत्ता की हनक, और यही हमारा आज का मुद्दा है। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कीजिए। टेलीफोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस मुद्दे पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। और कानपुर देहात से हमारे संवाददाता विपिन कोहली लगातार जुड़े हुए हैं। मामला कानपुर देहात का है, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष के बेटे की डंपर रोकना एक एआरटीओ को इतना महंगा पड़ गया कि उसके ऊपर बालू लदी डंपर चलाने तक की कोशिश की गई। गोलियां का सामना करना पड़ा उसे, हालांकि उससे बचा तो उसके साथ मारपीट की गई। कुल मिलाकर सत्ता की हनक यहाँ पे भी नजर आई है। विपिन कोहली हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं। पुलिस की भूमिका पर जानेंगे। सबसे पहले विपिन, पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस ने जब दबाव बना, जब पता लगा कि जो एआरटीओ है उनके कहीं ना कहीं संबंध जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं शिवपाल यादव उनसे है, उसके बाद जो है पुलिस ने खासी मशक्कत के बाद 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक शख्स को जो है मौके से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कोई भी आला अधिकारी इस बाबत जवाब देने को तैयार नहीं है। कहा यह जाता है कि सफाई महोत्सव चल रहा है, जितने कानपुर देहात के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं सब सफाई महोत्सव में वीआईपी ड्यूटी पर है। जी विपिन, एआरटीओ जो है उनकी हालत कैसी है? उन्होंने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई करवाई है? देखिए, एआरटीओ ने तहरीर दी थी, जिसके बाद काफी भयभीत है, चुटहिल है। लाठी डंडों से उनको मारा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। ये कहिए गोली उन पर नहीं लगी, जबकि गोली लगने से एक शख्स घायल भी हुआ है। और मौके पर जो है खासी मशक्कत के बाद पुलिस ने जो है तहरीर ली और सुबेरे मामला दर्ज किया है। और अगर एआरटीओ की बात करें, सुनील दत्त यादव काफी डरे हुए हैं, भयभीत है, पत्रकारों का फोन नहीं उठा रहे हैं। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सपा नेताओं की दबंगई गुंडाई लगातार नजर आ रही है।
और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे सपा विधायक इरफान सोलंकी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। अभी कुछ देर पहले ही आपकी बहन उज़मा सोलंकी से हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि ये पूरा मामला सत्ता से लेकर जुड़ा हुआ है, ना कि पारिवारिक विवाद को लेकर। इरफान जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी हाँ, बताएं क्या पूछे। जी, उज़मा सोलंकी का साफ तौर पर यह कहना है कि सत्ता में कहीं ना कहीं असुरक्षा है आपके अंदर, जिसकी वजह से इस तरह का माहौल आप बना रहे हैं। पारिवारिक जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो हमें जानकारी नहीं इसके बारे में। नहीं, तो आपसे हम बात कर रहे हैं यही जानने के लिए कि आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए और पूरे मामले में जो सच्चाई है वो हम जानना चाहते हैं। नहीं, हमें इल्म नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं आप। अभी आपके परिवार में विवाद हुआ था, जिसकी वीडियो भी सामने आई, जिसके खबरें भी पेपर में छपी है। उसी विवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी विवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या पूछ रहे बताएं। आपकी बहन का ये आरोप है आप पर कि ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद का नहीं है। सत्ता में कहीं ना कहीं आपके अंदर असुरक्षा है, जिसकी वजह से आप उन पर हमला कर रहे हैं। तो आप सुनेंगे नहीं तो फिर फोन क्यों मिला? बताइए, हम आपका जवाब ही जानना चाहते हैं। पहली बात तो मेरी बहन नहीं है, अब आइंदा आप उसको मेरी बहन कह के नहीं बुलाएंगे जी। कानूनी तौर पे हमने राय कर रहे हैं और हम लिखा पढ़ी में उनसे अलग हो रहे हैं जी। आप अपने शब्दों को सही सेव करिए। आप एक महत्वपूर्ण चैनल की एंकर है और महत्वपूर्ण टीवी है आपका। इरफान जी, अभी तक जहां तक हमको जानकारी है वो आपकी बहन थी। अगर आप कानूनी तौर पर कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है। अभी आपने जानकारी दे दी, हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। आप अपना जवाब दीजिए। मेरी बहन नहीं, बात खत्म हो गई। आप अपना जवाब दीजिए इरफान जी। कह तो रहे मेरी बहन नहीं है वो। तो उज़मा सोलंकी से जो आपका विवाद है उसके बारे में आप बता सकते हैं? बहन ही नहीं तो मेरा विवाद का आएगा उससे। कल किस बात का विवाद हुआ था? उज़मा सोलंकी से आपका जमीनी विवाद होने की बात सामने आई थी। देना नहीं, वो तो शादी हुए 2003 में उनकी शादी हो गई, चली गई। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपके नाक पे चोट लगी है इरफान सोलंकी जी, वो चोट कैसे लगी है ये हमें बता दीजिए। इरफान सोलंकी सपा विधायक फोन काट दिया। इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो बचते नजर आ रहे हैं। जो सत्ता की बात कही जा रही थी वो पुष्ट होती नजर आ रही है। रजा रिजवी साहब, आपके पास आएंगे। आपने सारी बातें सुनी होंगी। अब आपकी हम इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया जानेंगे। देखिए, ऐसा है कि इरफान सोलंकी जो इन्होंने इस वक्त जो हरकत किया है कि फोन काट दिया है, बिल्कुल कतई गलत किया है जी। और हमें लगता है कि बात अब बढ़ेगी, ये बात कोई रुकने वाली नहीं है जी। क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे वाला मामला हो गया है जी। आप ये समझिए, जो उज़मा बयान दे रही थी वो उज़मा उनकी चचेरी बहन है और इनका साफ साफ ये कहना कि मेरी बहन नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि बहन जो है वो सगी बहन हो, अगर चचेरी बहन है तो वो भी बहन है। ऐसा नहीं है कि बहन के दायरे से वो हट गई और कह देंगे आप विधायक हो गए तो आप कह देना साहब वो मेरी बहन नहीं है। उज़मा उनकी चचेरी बहन है, वो बता रही है कि मैं उनकी चचेरी बहन हूँ और ये साफ साफ कन्नी काट रहे हैं। तो अब ये हमें लगता है कि मामला बढ़ेगा, ये मामला घटने वाला नहीं है। अब इसमें या तो बड़े लोगों को, समाजवादी पार्टी के बड़े लोगों को इसमें बीच में पड़ना पड़ेगा और या उनके घर खानदान के जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनको बीच में पड़ना पड़ेगा। और अगर नहीं पड़ेंगे तो कानपुर में कोई ना कोई घटना, दुर्घटना की घटनाएं हम लोगों के सामने सुनने को आएगी। हम लोग चैनल में इस चीज को दिखाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि इरफान सोलंकी जो एक्ट कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जबकि वो इस जी वही मैं उज़मा सोलंकी की बात को सुन के ही मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब इस हादसे के लिए जरूरत है कि वहां जिला प्रशासन एक्टिव हो जाए कि साहब ये जो मामला है इस मामले को किस तरीके से निपटाया जाए, क्योंकि उज़मा डरी हुई है, डर के बैठी हुई है। जब आदमी कोई सुरक्षा मांगता है तो सुरक्षा मांगने का कारण यह है कि घर का आदमी जो है वो डर गया है अपने घर वालों से। और जाहिर सी बात है कि जो विधायक होता है वो विधायक कुछ बाहुबली हो चाहे ना हो, लेकिन उसका शब्द इतना बाहुबली है कि वो बाहुबली हो चाहे ना हो लेकिन दिखता बाहुबली है, क्योंकि उसके एक्ट ऐसे होते हैं, वो कानून बनाने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो इसलिए जाहिर सी बात है जो आदमी कानून बनाता है, कानून
बना के पेश करता है, उससे लोग तो डरते ही हैं, आम जन तो डरते ही हैं। अब इरफान सोलंकी को कानपुर में अपने क्षेत्र में ऐसा कैरेक्टर पेश करना चाहिए समाज के सामने, परिवार के सामने कि साहब मैं विधायक हूँ लेकिन मैं दबंग विधायक नहीं। लखनऊ से जी BS तोमर साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी BS तोमर साहब, आवाज आ रही है, टीवी की वॉल्यूम धीमी कर दीजिए। हाँ, टीवी हमारी बिल्कुल एकदम स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विधायक जी के अंदर कितना घमंड और कितना ताकत है इनके अंदर कि ये तो इतनी देख लिया है जी। ये किसी को कुछ नहीं समझते हैं और ना ही किसी को कुछ समझेंगे। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। ये उस पार्टी को जो उनकी बहन है जिसको दर्शाया जा रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अब ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है और प्रशासन इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। आप बताइए कि इनको जो गनर मिलता है, उस गनर की क्या ये ड्यूटी बनती है कि आपसी विवाद में, आपसी झगड़े में, घर के झगड़े में गनर क्यों बीच में आ गया? पहली बात तो ये है कि शासन से ये रिक्वेस्ट करिए आप कि गनर को तुरंत सस्पेंड करें और ऐसा गनर देने की जरूरत नहीं। गनर को तो हिदायत होना चाहिए कि इनमें आपसी झगड़े में तुम क्यों बीच में पड़ रहे हैं भाई, आपको बीच में पड़ने की जरूरत क्या है? और जब गनर इस तरह की हरकतें करेगा तो विधायक तो वैसे ही ताकतवर है और गनर साथ में खड़ा है उसके, तो सामने वाली पार्टी तो किसके पास जाएगी अपनी फरियाद लेके? उसका तो कोई सुनने वाला नहीं है। तोमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आगे हम बढ़े, इस मुद्दे पर चर्चा करें कि जो आचरण है इरफान सोलंकी का वो क्या दर्शा रहा है। क्या सत्ता की हनक इतनी हावी हो गई है कि अब वो बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और सपा नेता ने ठान लिया है कि वो नहीं सुधरेंगे। लगातार उनकी गुंडई, दबंगई की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, हिदायतें बहुत दी जाती हैं। सपा मुखिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, इसलिए वो सार्वजनिक मंच से लगातार इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आते हैं, हिदायतें भी देते हैं। लेकिन इन का, नसीहतों का कोई असर इन नेताओं पर पड़ता नजर नहीं आता है और इसीलिए हम बात कर ले ब्लॉक प्रमुख की, जिला पंचायत सदस्य की, विधायक की, नेता की, कार्यकर्ता की, छुटभैया नेताओं की। अगर गाड़ी में सपा का झंडा लगा है तो आप सपा के नेता हैं और आपको हक है कि कानून को आप अपनी मुट्ठी में ले लें और यही कुछ ये तस्वीरें भी हमको बता रही हैं। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं हमें। टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए। और हमारे साथ रजा रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। रजा रिजवी साहब, अगर आपने इरफान सोलंकी का उनकी पूरी बातचीत सुनी होगी, उनका जो बात करने का अंदाज था, जो उनके बोलने की शैली थी, वो क्या बता रही थी? उनकी बोलने की शैली ये बता रही थी कि वो घमंड में है, वो प्राउड में है और वो ये बात समझ नहीं रहे हैं कि हमारी कोई गलती है या हमने वहाँ पे बीच में बैठ के घर के अंदर जो हमने कोई बवाल किया है उनके उससे लग रहा था कि उनके जो चचा हैं इकबाल सोलंकी, उनके खिलाफ उन्होंने कोई बात की या कोई बात बीच में झगड़ा हुआ। ये झगड़ा पट्टीदारी का झगड़ा है और संपत्ति के बंटवारे का झगड़ा है। ये झगड़ा जो है घर का झगड़ा है। लेकिन रजा रिजवी साहब, जो बात करने का अंदाज था, जो बात करने का अंदाज था इरफान सोलंकी का, अगर हम उस पर चर्चा कर लेते हैं तो अब इरफान सोलंकी लगातार ये तीसरा मामला है जब वो विवादों में सामने आए हैं। मगर इसी साल की बात कर ले तो जिस तरह से कानपुर में मेडिकल कॉलेज का बवाल हुआ, उसमें इरफान सोलंकी को लखनऊ तक तलब कर लिया गया था। उसके बाद कानपुर में अभी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इरफान सोलंकी की बताई जा रही है और अब ये तीसरा मामला सामने आया है। इन तीनों ही मामलों में अगर हम सपा के केंद्र की बात करें, यानी कि सपा के मुखिया की बात करें, तो वहां से कोई कठोर कार्रवाई होती नजर नहीं आई और इसी का ये नतीजा रहा कि इस तरह से वो विवादों में फंसते रहे और इस तरह से उनकी ये दबंगई सामने आती रही। और एक बार फिर से रजा रिजवी साहब आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर इरफान सोलंकी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। इरफान जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बताएं। इरफान जी, आपके नाक पे चोट लगी है, हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं, ये चोट आपको कैसे लगी?
जी आ रही है। आपके नाक पे चोट लगी है इरफान जी, चोट कैसे लग गई आपको? चोट हमारे वहाँ झगड़ा जो हो रहा था उसको लड़ाने, मतलब दो पक्ष को अलग करने में मेरे सर पे लगी चोट। आपकी नाक पे लगी हुई है चोट। इरफान जी, ऐसे पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम धीमी कर दीजिए, क्योंकि हमारी और आपकी बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। आप अगर टीवी की वॉल्यूम को धीमी कर देंगे तो बेहतर संवाद हो पाएगा आपके हमारे बीच में। मेरे पास टीवी नहीं चल रहा है, आपको लगा मैं दूसरे कमरे में हूँ, टीवी दूसरे कमरे में चल रहा है। एक मिनट मैं उनको बोल देता हूँ, टीवी बंद कर दो। जी, विवाद ही हम वो जानना चाहते हैं जिसमें आप बीच बचाव करने पहुंचे थे और आपको चोट लग गई। वो विवाद क्या हो गया था, वो परिवार और आपके बीच में? परिवार का विवाद था हमारा, हमारे बड़े लोग बैठे बीच में, मसले को खत्म करा दिया गया, बात खत्म हो गई है। कोई तहरीर इस सिलसिले में नहीं दी गई है इरफान जी, क्योंकि कोई भी आम आदमी, आम परिवार में अगर होता है ऐसा मामला तो पुलिस मामले में पूरे संज्ञान ले लेती है। आपके पूरे मामले में कोई भी तहरीर नहीं हुई है? हमें लड़ना नहीं है, कोई अदालत नहीं कहती है कि आप लड़िए। ये माना जाए कि ये जो विवाद हुआ था वो कहीं ना कहीं उसमें समझौता हो गया है, सुलझ गया है, वो जो ये आपको चोटें लगी हैं वो सबको आपने नजरअंदाज कर दिया है? बिल्कुल कर दिया। हमारे बड़े लोग अभी मौजूद है, मेरी वालदा मौजूद है, उन्होंने कहा मामला खत्म कर दीजिए, मामला खत्म हो गया। और हमारा भारत का संविधान कहीं ये नहीं कहता है कि आप लड़िए, अगर वो कहता है समझौता कर लीजिए तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और मेरी अभी अम्मी हमारी मौजूद है, उन्होंने कहा झगड़ा नहीं होना तो नहीं होना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिस तरह से आपको चोट लगी, खून खच्चर हो गया, उसमें भी आप अगर ये समझौता करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर हम आपको बड़ा दिल वाला ही कहेंगे इरफान सोलंकी साहब। लेकिन ये पूरे मामले में आपके और आपके ताऊ एक पार्टी थे और दूसरी तरफ आप लोग थे। अगर हम गलत नहीं है तो आप हमें सही, अगर हम गलत है तो आप हमें सही कर दीजिए। और ये पूरा मामला आप ही दोनों के परिवारों के बीच का था? बहन ऐसा है, देखिए आप तो मेरी बहन की तरह है, मेरी बहन रूबी है, वो भी घायल हो गई थी इस मामले में। और बहन अगर आपके एंकर जो सचिन और अंकित हैं वो भी वहाँ मौजूद थे तो मैं मौके पे था भी नहीं और मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, मैं अलग हटाने गया, उसमें एक ने टक्कर मार दी, मेरे नाक पे चोट लग गई, जिसकी वजह से मेरी नाक पे फ्रैक्चर भी हुआ है। इसलिए विधायक साहब, इसलिए देखिए हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, आपसे सवाल जवाब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरोप आप पर ये लगा कि आपने उज़मा जो सोलंकी हैं उन पर कार्बाइन तक तान दी। उनका बहन आप फिर वही बात कह रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा। बहन नहीं कहा उनको, मैंने सिर्फ उज़मा सोलंकी बोला है और यही पूछ रही हूँ कि उन्होंने जो आरोप लगा, क्योंकि आरोप काफी संगीन है, इसलिए हम आपसे इस पूरे मामले में बात कर रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है कि आप एक लोकप्रिय विधायक हैं और आप पर ये संगीन आरोप लग रहा है, इसलिए ये जानना चाहते हैं कि जो आरोप लगा है कि कार्बाइन तक तनवा दी, आपके गनर्स ने कार्बाइन तान दी, तो ये मामला था। अब बहन जिसने तानी है, जो आरोप लगा रहा है वो सिद्ध करेगी। बहन हमें तो मालूम नहीं, आपके किसी टीवी किसी उसमें हम दिख रहे हैं क्या? आरोप लगा ना, इसलिए नहीं तो वो अगर कोई नेत्री ने कहा है तो वो सिद्ध करे, अगर करा है तो सिद्ध करे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए इरफान सोलंकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजा रिजवी साहब, आपने सारी बातचीत सुनी, पहले की बातचीत और आपकी बातचीत में बहुत फर्क नजर आया? बहुत फर्क नजर आया। देखिए तुलिका जी, इरफान सोलंकी साहब जो अब बात कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि बड़ी शाइस्ता से, बहुत ही समझदारी से और जिस तरीके से एक विधायक को बात करना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, उस तरीके से उन्होंने रखा। तो हमें खुशी है इस बात के लिए कि विधायक जी ने आपके चैनल को एक्सेप्ट किया, के न्यूज को, और उन्होंने समझा कि नहीं भाई, अगर के न्यूज में चर्चा हो रही है तो इस चर्चा को बहुत हल्के ढंग से नहीं लेना है, हमें प्राउड, हमें घमंड में आकर के बात को नहीं कहना है। और उन्होंने दोबारा आपसे बात की तो ये हमें खुशी महसूस हुई कि विधायक ने अपनी वो बात को न रख करके दोबारा आपसे बात किया, तो इससे हमें लगा। और दूसरी, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही, आपने बीच में सुना होगा, उनके बीच में एक बहुत अच्छी बात आई और हमें बड़ी खुशी हुई उनकी बात से कहने से कि साहब मेरी वालदा मौजूद है और मेरी वालदा ने कहा कि साहब सुलह होना चाहिए। ये देखिए, आपको मैं बताता हूं मैं इस्लामी नजरिए से कि मोहम्मद साहब जब फतेह मक्का उन्होंने किया था तो सुलह हुदैबिया हुई थी, उसमें सुलह किया था मोहम्मद साहब ने। तो इस्लाम में सुलह जो है सबसे बड़ा वो है,
और सुलह हुदैबिया हुई थी, उसमें आयत मुबीन नाजिल हुई थी। किसी जंग में जो है कोई आयत नाजिल नहीं हुई है, कोई सूरा नाजिल नहीं हुआ है, लेकिन जहां सुलह हुदैबिया हुई है वहां पर आयत मुबीन नाजिल हुई है। तो इस्लाम का सबसे बड़ा ये जो है वो एक नुक्सा है कि सुलह कर लेनी चाहिए, और अगर सोलंकी साहब सुलह करते हैं तो वो बहुत बड़े दिल के, जैसा आपने खुद भी कहा है तुलिका जी कि एक बड़े दिल की बात होगी। तो अगर यही सुलह समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कल हो सकता है इरफान सोलंकी एक अच्छे लीडर कानपुर में कहलाएं। और अगर घमंड और प्राउड से चलेंगे तो किसी का घमंड और प्राउड ये सब रहा नहीं है। विधायक चंद दिन का रहता है, लोकप्रियता उसकी बहुत तेज बढ़ती है और लोकप्रियता बहुत तेज गिरती है, लेकिन अगर जो विधायक समझदारी से चलता है, समझौता सुलह करते हुए, लोगों को समझाते बुझाते हुए चलता है, तो वो बहुत दूर रेस तक जाता है। और नहीं तो बहुत से ऐसे विधायक घमंड प्राउड के हमने देखे अपने 58 साल की जिंदगी में कि 5 साल वो विधायक रहे, उसके बाद उनका कोई पुरसा हाल नहीं रहा, कोई उनको विधायक किसी ने बनाए नहीं। आज तक वो राजनीति की क्षितिज पे कहीं दिख नहीं रहे हैं, पर्दे पे कहीं दिख नहीं रहे। तो इसलिए जरूरी है कि हर विधायक अपना कैरेक्टर ऐसा पेश करे कि जिससे उस क्षेत्र में वो लोकप्रिय माना जाए। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि तुलिका जी दोबारा उन्होंने फोन किया, और फोन करके जो उन्होंने बात करने का उनका अंदाज था, वो अंदाज तुलिका जी आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब भी, आपने सवाल बड़े अच्छे सवाल किए, लेकिन उसका जवाब भी उन्होंने अच्छे अंदाज से आपको दिया, तो हमें अच्छा लगा। और आपके ही शब्द हैं कि भाई इससे लगा कि ये बड़े दिल के आदमी है, बड़े दिल के विधायक हैं। और मैंने पहले कहा भी था कि पता नहीं कैसे इरफान सोलंकी जो विवादित में फंस जाते हैं, विवाद में फंस जाते हैं, ये ऐसे है नहीं, लेकिन कुछ विवाद इनको घेर लेता है ऐसा कि विवाद में आ जाते हैं और विवादित हो जाते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वो वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो को दिखाने के लिए हमें चुनौती दी थी इरफान सोलंकी ने, जिसमें उनके गनर कार्बाइन तान रहे हैं उनके परिवार के लोगों पर। सपा नेताओं की गुंडाई पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी इस मुद्दे पर हमें कॉल कीजिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। टेलीफोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जब भी हमें कॉल कीजिए तो अपनी टीवी की वॉल्यूम को धीमी कर दीजिए। हमारे संवाददाता राहुल कटियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राहुल, मामला कानपुर के इस विधायक से जुड़ा हुआ है, लगातार इनका विवादों से साथ बना रहा है और अब एक बार फिर ये विवादों में फंस गए हैं। बिल्कुल तुलिका, कहीं ना कहीं इनका विवादों से पुराना नाता रहा है, पुराना और गहरा नाता रहा है। ये पहला वाकया नहीं है जब ये किसी विवाद में आए हों। इसके पहले भी कई ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं जिसमें इनके भाई हों, इनके परिवार के सदस्य हों या ये खुद हों, इन्होंने इनकी खुद की छवि या पार्टी की छवि खराब हुई है जिन वाक्यों के चलते, मामलों के चलते। अगर कल के जो घटना हुई है अगर उसकी बात करें तो भले ही इरफान सोलंकी समझौते की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि समझौता हो जाए, किसी का परिवार ना बिखरे और इस तरीके से परिवार में विवाद ना हो, लेकिन इरफान एक जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और एक जनप्रतिनिधि का विवाद जब पारिवारिक विवाद सड़क पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं उससे उस जनप्रतिनिधि की या पार्टी की छवि खराब होती है। समझौता होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके का विवाद अगर सड़क पर आता है तो ये एक दूसरा पहलू है जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। तो कहीं ना कहीं इससे काफी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि आप लाखों लोगों का के प्रतिनिधि हैं, वो आपको चुनते हैं, और कहीं ना कहीं जब आपकी ही छवि ऐसी होगी तो इससे उन वोटरों को भी काफी ठेस पहुंचती है कि हमने किस जनप्रतिनिधि को अपना चेहरा बना के सामने लाए हैं जिसका खुद विवादों से इतना नाता है। चलिए राहुल, हम आपसे आगे इस चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसको दिखाने की चुनौती हमें इरफान सोलंकी ने दी थी। उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से उनके गनर ने उनके परिवार के लोगों पर बंदूक तान दी है। आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी क्लिपिंग है जिसमें आप देख सकते हैं इरफान सोलंकी के गनर ने उनके परिवार के सदस्य को धक्का दिया, नीचे गिराया। उनके ताऊ हैं, इरफान सोलंकी के ताऊ हैं ये, जिनको सड़क पर धक्का देके नीचे गिराया गया है। और देख सकते हैं धक्का देने वाला जो शख्स है वो इरफान सोलंकी का गनर है जिसके हाथ में कार्बाइन साफ नजर आ रही है। हम ये तस्वीर सोलंकी को दिखाना चाहते हैं क्योंकि इरफान सोलंकी ने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई तस्वीर है तो वो उनको दिखाई जाए, और वो इस पूरे मामले से इनकार भी कर रहे थे। तो ये तस्वीर ये सबूत है कि उनके गनर ने उनके ताऊ जो कि सड़क पर इस वक्त गिरे नजर आ रहे हैं उनके ऊपर कार्बाइन तानी, उन्हें धक्का देकर बीच सड़क पर गिरा दिया। ये बहुत छोटी सी क्लिपिंग है इसलिए ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने इसीलिए इसको घेरे में कर दिया है जिसमें जमीन पर गिरे नजर आ रहे हैं इरफान सोलंकी के ताऊ, और
जो गिराता हुआ शख्स है जिसने धक्का दिया है इनको, वो इरफान सोलंकी का गनर है। काले कपड़ों में मौजूद ये गनर, हाथ में कार्बाइन भी इसके नजर आ रही है, जो धक्का देके इरफान सोलंकी के ताऊ को वहां से आगे बढ़ गया। और हमारे साथ नैनीताल से दर्शक अशोक गुलाटी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। मैडम, ये अब तक का इतिहास रहा है, जब भी समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है, निसंदेह इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल जो है नशा बोल के बिल्कुल नशे से चूर है। ये इनको ये नहीं कि 5 साल बाद फिर इन्होंने जनता के पास में जाना है। और ये जब संयम है कोतवाल तो डर खाएगा, जब ये ऊपर तक इनका जब टॉप टू बटन जो है, जब इनका भ्रष्टाचार तो सब ये गुंडई में डूबे हुए हैं, सब गुंडे मवाली लोग हैं, तो ये जो इस तरह का कर रहे हैं तो जनता देख रही है। निसंदेह आने वाले समय में जब चुनाव में जनता इन लोगों को, नेताओं को सबक सिखाएगी। और बड़ा कलंकित है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य होने के बाद इस तरह जो गुंडई और सरेआम जो ये हो रहा है, ये राजनीतिक के नाम पे बिल्कुल कलंक है। और इसको बड़ा गंभीरता से अधिकारियों को भी लेना चाहिए। अगर इस तरह का अगर ये शो करते रहेंगे तो निसंदेह पार्टी की छवि खत्म भी होगी और राजनीतिक व्यक्ति हैं उनसे भी जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बहुत धन्यवाद अशोक जी, हमें कॉल करने के लिए। आपको बता दें कि अशोक गुलाटी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ ही लगातार हमें कॉल करके वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रजा रिजवी साहब, आपके पास आएंगे। ये जो पूरे मामले हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इरफान सोलंकी का ये पूरा मामला क्योंकि हमारे सामने लगातार आ रहा है, इस पर हम चर्चा ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो सपा सुप्रीमो है या जो सपा के शीर्ष में बैठे हुए नेता हैं, उनकी ओर से ऐसे नेताओं, ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, या फिर ये कहें कि कार्रवाई का भय नहीं है उनके सामने, और यही वजह है कि नसीहतों के बाद भी ये लोग नहीं सुधरते हैं। ये तुलिका जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इन नेताओं पर कठोर कार्रवाई, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल साफ साफ बात। 2 बात, पहले तो जो गनर वाली आपने बात दिखाई वो मैं बताना चाहता हूं, फिर बाद में ये भी बताना चाहता हूं कि कोई कठोर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। गनर वाली आपको बात ये बता दो, जो विधायक या MP या मंत्री के जो गनर होते हैं, वो गनर जब नियुक्त किए जाते हैं तो नियुक्त करने की उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो VIP है उसकी सुरक्षा के आप पूरे जिम्मेदार हैं। यानी आप गनर हैं तो आप विधायक की सुरक्षा करेंगे, विधायक की सुरक्षा के लिए आप रखे गए हैं। लेकिन वो गनर जब उनके साथ हो जाते हैं, मंत्री के साथ, विधायक के साथ, MP के साथ, तो वो फिर एक फेमिलियर हो जाते हैं, बिल्कुल घर के तरीके से हो जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि अगर मंत्री जी के साथ या मंत्री के परिवार के साथ किसी से झगड़ा कोई हो रहा है तो उसमें हमें इंटरवीन करना चाहिए, हमें उसमें कुछ जाकर के घुस के बात करना चाहिए, जबकि वहां उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे आपने जो क्लिप दिखाया है, इस क्लिप में उस गनर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी कि किसी दूसरे आदमी को वो पटके या पटक दे या कुछ कर दे। अगर विधायक पर हमला हो रहा है और विधायक को ये समझ रहा है कि विधायक पर हमला हो जाएगा, विधायक को नुकसान हो जाएगा, तब तो गनर विधायक को बचाने के लिए बिल्कुल छेक लेगा अपने विधायक को और बचा करके ले जाएगा। लेकिन ये नहीं करेगा कि साहब वो पक्ष में उनको भी मारे, ये सब नहीं करते हैं। लेकिन वो फेमिलियर हो जाते हैं गनर, तो वो ये समझते हैं कि हमें विधायक की सुरक्षा करना है कि हमें उनके पूरे परिवार की सुरक्षा करना है। यही माइन्यूटली गनर को समझने की जरूरत है और गनर यही समझ नहीं पाते और इसीलिए दिक्कत होती है कि जो है आम जन में ये बात भावना बैठती है। दूसरी बात जो आपने कही कि ऊपर के लोग जो है वो कार्रवाई हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश शुक्ला लखनऊ से। जी दिनेश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो है अपने विधायकों पर क्या नियंत्रण करेगी। अगर विधायकों की किसी की बात अधिकारियों की शिकायत करने मुख्यमंत्री पर जाओ तो उनके पास समय नहीं रहेगा जनता से मिलने का। मंत्री परिषद में भी बिजली जबरदस्ती लोगों को काट रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके पुलिस की धमकी देके बुलडोजर चलवा देंगे। तमाम लोगों ने पैसा दे दे दुकानें ली, उनको बिजली तक नहीं दी जा रही और कह रहे विकास हो रहा है, पता नहीं कैसा विकास है। एक महिला की दुकान में बिजली नहीं दी जा रही, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शुक्ला जी हमें कॉल करने के लिए। आपके पास आएंगे राहुल, क्योंकि यहाँ पे जो तस्वीरें थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे। जैसा कि अभी रजा रिजवी साहब ने बोला, ये तस्वीरें जो नजर आ रही हैं इसमें
जो गनर है उसकी जिम्मेदारी होती है विधायक के साथ मौजूद होने की। तस्वीरों में विधायक साहब कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं, गनर वहां पर मौजूद है जो इस तरह की हरकत कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गनर अपने जो है अपने स्तर पर इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा है, और विधायक जिन्होंने ये दावा किया था कि वो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे, अगर वो मौजूद नहीं थे तो क्या गनर अकेले वहां पर मौजूद था? बिल्कुल, कहीं ना कहीं तुलिका, जो अभी वीडियो फुटेज जो हमने दिखाया है उसमें ये चीज़ साफ है, और ये वीडियो फुटेज उज़मा सोलंकी के द्वारा ही दिया गया है। उज़मा सोलंकी ने वीडियो फुटेज मीडिया कर्मियों को दिया है, और उसमें ये चीज़ साफ है कि इरफान सोलंकी का जो गनर है वो उज़मा सोलंकी के पिता इकबाल सोलंकी को धक्का देता है, गिरा देता है। और ये कुछ देर का वीडियो फुटेज है। उज़मा की अगर माने तो उज़मा का ये कहना था कि जब वो अपने मोबाइल से वीडियो ये शूट कर रही थी तो उसी दौरान इरफान के परिवार के एक सदस्य ने उनसे मोबाइल छीनने का प्रयास किया। उनके गनर ने उनके पिताजी को धक्का देकर गिरा दिया और उनके साथ भी अभद्रता की और उन पर कार्रवाई तानी। वो वीडियो शूट नहीं हो पाया है, लेकिन जितना वो शूट कर पाई वो उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिया, और उसमें साफ तौर पे ये चीज़ सामने आ रही है कि किस तरीके से इरफान सोलंकी का जो गनर है सपा विधायक का, वो उज़मा सोलंकी के पिता इकबाल सोलंकी को धक्का देता है, जमीन पर गिरा देता है, जो कतई भी जो एक नियम होता है उसके तहत अगर देखा जाए तो ये कहीं भी उसका वो नहीं है आता है कि कोई गनर इस तरीके से किसी आम आदमी से इस तरीके की अभद्रता करे। चलिए जी रजा रिजवी साहब, मेरा सवाल अभी भी बचा हुआ है कि कार्रवाई नहीं होती है। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। आज हम चर्चा कर रहे हैं सपा नेताओं की, सपा नेताओं के आचरण की, जो लगातार ऐसा होता जा रहा है कि लोग उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि ये आचरण जो है दबंगई तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं लगातार, जिसमें सपा नेता दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उन पर रोक लगाने वाला, उन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ नसीहतें दी जाती हैं, हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन परिणाम उनका सिफर ही रहता है। रजा रिजवी साहब, आपके पास आएंगे। सवाल मेरा अभी भी वहीं पर है कि कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए निरंकुश होते जा रहे हैं सपा नेता। ये तुलिका जी बिल्कुल कह रहे, आप सही कह रही हैं कि कार्रवाई जो नहीं होती वो सामने कार्रवाई दिखती नहीं है जी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ, ये 2017 का जो चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी के जितने बड़े लीडर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री जो है हमारे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राम गोपाल जी हो और चाहे शिवपाल जी हो, इन लोगों को अब 2017 का चुनाव दिख रहा है, और 2017 के चुनाव के अंदर जो उनके रोड़े आएंगे, जो दीवारें आएंगी, उसको वो गिराते चले जाएंगे। और चाहे उनसे नेता नाराज हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आम जनता उनसे खुश रहे, उनका नेता चाहे उनसे नाराज हो जाए। इसी का कारण है कि मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीब मैं तो देखता था कि अखिलेश जी के शाना बशाना रहने वाले सुनील यादव, राजन और आनंद भदौरिया ऐसे जो मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीब थे, उनकी साइकिल यात्रा में उनके साथ रहते थे, उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया। और पार्टी से निकालने के बाद ये नहीं बताया गया कि 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया है, कि 2 साल के लिए निकाला गया है, कितने साल के लिए बर्खास्त किया गया है, उसमें साल तक नहीं लिखा है। तो अब समाजवादी पार्टी जो है वो उस पर आ गई है कि हमें 2017 का चुनाव किसी तरीके से जीतना है, क्योंकि जो बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में जो है वहां पर बीजेपी मजबूती से नहीं आ पाई, तो इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी मजबूती से नहीं आ पाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारा नेता नाराज हो जाए तो हमारा नेता नाराज हो जाए, लेकिन आम जनता हमसे खुश रहे। तो हम नेताओं को जरूरत है, चाहे समाजवादी पार्टी के विधायक हों चाहे मंत्री, इस मौजूदा हालात में ये जो मौजूदा समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। चलिए रजा रिजवी साहब, आपके पास आने से पहले हम अपने दर्शक से बात कर लेते हैं। अंकित कटियार हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर देहात से। जी अंकित कटियार जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे। हाँ तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से मतलब अंकित जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव अपने नेताओं को हमेशा नसीहत देते रहते हैं कि हमेशा एक रेगुलर वे में काम करना चाहिए, किसी पब्लिक में आपस में बात भी करनी चाहिए और उनको कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उनके परिवार का जो एक मामला है तो उनको सड़क पे नहीं लाना चाहिए किसी भी प्रकार से। जो उनका एक पारिवारिक मैटर है वो हमेशा अपने आपस में मिलजुल कर ही मतलब उसको सुलझा लेना चाहिए था।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, हमें कॉल करने के लिए। राहुल, आपके पास आएंगे। ऐसे जो मामले सामने आते हैं, चाहे हम ये मामला देख ले या फिर इससे पहले जो मामले होते हैं, सपा नेता से अगर जुड़ा कोई मामला है तो वहां पर पुलिस की भूमिका पर जरूर उंगली उठ जाती है। पुलिस साथ देने लगती है, सत्ता के आगे झुकती नजर आने लगती है। बिल्कुल तुलिका, ये समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पुलिस का झुकना, कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में रहती है, जिसकी सरकार रहती है, उसका अगर कोई प्रतिनिधि, विधायक, सांसद या मंत्री अगर किसी भी ऐसी मामले में सामने आता है, जो किसी आपराधिक मामले अगर सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का दबाव, पुलिस पर दबाव और उसके प्रति पुलिस का जो झुकाव होता है वो रहता ही है, ये स्वाभाविक बात है। समाजवादी पार्टी में एक चीज़ कुछ ज़्यादा ही देखी जाती है कि अगर जब सपा की सरकार रहती है, सपा सत्ता में रहती है, तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक, सांसद हैं, उनका पुलिस पर कुछ ज़्यादा ही दबाव रहता है। जो अधिकारी रहते हैं वो उनके ही मुताबिक काम करते हैं और उनके मुताबिक ही चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की उन्हें धमकी दी जाती है। और कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि अगर किसी विधायक, मंत्री या सपा के जनप्रतिनिधि के खिलाफ या उसकी किसी अधिकारी ने या पुलिस वाले ने बगावत की है या उसके खिलाफ कोई ऐसा कार्य किया है, किसी मामले में उसके पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं या उनके दबाव को नहीं उन्होंने माना है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं फिर ये चीज़ सामने आती है कि अधिकारी दबाव में काम करते हैं और जो जैसा विधायक, मंत्री या सांसद या जनप्रतिनिधि जैसा उनसे करवाना चाहते हैं, काम वैसा होता है। चलिए रजा रिजवी साहब, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो मामले सामने आते हैं, अब जैसा कि आपने बताया कि जो लगातार 3 साल से हो रहा है वो हमको सबको नजर आ रहा है, और अब जो है ये जो अब 2017 में चुनाव होने हैं, समय बहुत कम बचा है। अब जो कार्रवाई की जा रही है सपा नेताओं के ऊपर, क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई का असर होगा? देखिए, ऐसा है, अगर कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई का असर आम जनता में कुछ ना कुछ तो पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है। और आम जनता में मैसेज जाता है कि भाई ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो है वो अगर इस तरीके के उसके कार्यकर्ता, उसके विधायक काम कर रहे हैं और उस पर एक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ संज्ञान होता है। जो 2007 से पहले जो समाजवादी पार्टी में जो गुंडागर्दी थी, उस गुंडागर्दी को अखिलेश ने जरूर रोका है। उस तरीके से गुंडागर्दी नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2007 से पहले एक डिप्टी एसपी को लखनऊ के अंदर बोनट पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे लखनऊ में टहलाया था। आप समझिए, बहुत बड़ा एक्ट था, बहुत बड़ा कृत्य था, टहलाया था। और उसके बाद से ही पार्टी के गिराफ सुनना शुरू हुआ। तो अखिलेश जी के बनने के बाद ये है कि क्राइम में उस तरीके से जो बढ़ोतरी उस 2007 के टाइम में थी वैसी नहीं हुई है। क्राइम को रोका है इन लोगों ने और गुंडागर्दी को भी रोका है और हिदायत देते रहे टाइम ने। नेताजी भी देते रहे, नेता मुलायम सिंह यादव जी भी बैठकों में देते रहे, आम पब्लिक मीटिंग में देते रहते हैं। लोहिया जी के जो प्रोग्राम में उसमें आम जन के बीच में उन्होंने हिदायत दी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे पास कोई ऐसा समाचार नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कई बार, विक्रमादित्य मार्ग में बैठकों में कई बार कहा गया कि साहब इस तरीके नहीं, तो उसका असर हुआ। और ये झगड़ा जो है हाजी इरफान सोलंकी का झगड़ा जो है, वो झगड़ा एक्चुअली आप देखा जाए अगर ये विधायक ना हो तो ये झगड़े आम हर घर में होते हैं। पारिवारिक झगड़ा है, लेकिन ये विधायक होने की वजह से ये सुर्खियों में आ गया। ये विधायक हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी कानपुर से। जी रजा रिजवी साहब आपके पास आएंगे। जी ज्ञानेंद्र, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे? जिम्मेदार पद पर तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, झगड़े होते रहते हैं, झगड़े आते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार पद पर और सत्ता के विधायक हैं, सत्ता के विधायक है, तो इसलिए झगड़ा सड़क पर नहीं आना चाहिए। इससे विधायक की जो है उस पर प्रश्न बनता है। चलिए राहुल आपके पास आएंगे। मामला एक और सामने आया है कानपुर देहात का, जहां पर जिला अध्यक्ष के बेटे ने डंपर चलाने की कोशिश की एक ARTO पर, जो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया, तो यहाँ पर उस पर गोलियां तक चलाई गई और वो गोलियां जब नहीं लगी ARTO पर तो लाठी डंडों से जमकर मारा पीटा गया। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका जो रही वो बहुत लापरवाही वाली रही, सत्ता के आगे झुकती नजर आती रही। यहाँ पर पुलिस ने इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल तुलिका, अभी इस आपके सवाल से पहले जो सवाल था उसमें यही बात मैंने कही थी कि जो दल सत्ता में होता है कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अधिकारियों पर और पुलिस पर कुछ ज़्यादा ही दबाव रहता है।
और अगर इस मामले की बात की जाए तो जो घटना हुई है उसमें कल्लू यादव जो जिलाध्यक्ष है कानपुर देहात के, तो उनका बेटा खुद भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अभी हाल ही में जीता है और एक जनप्रतिनिधि है। तो उस नाते जो वाकया हुआ है वो वाकई पार्टी की छवि को खराब करने वाला है। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने लापरवाही की है, क्योंकि एक एआरटीओ पर हमला अगर इस तरीके से किया जा सकता है तो फिर आम जनता के को किस तरीके से मारा जाएगा, पीटा जाएगा, या किस तरीके से वो सेफ रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एक इतने बड़े अधिकारी के ऊपर इस तरीके से अगर कोई जिला पंचायत सदस्य हमला करता है जिसकी अपनी सरकार हो प्रदेश में, तो फिर आम आदमी के मन में ये बात सामने आती है कि वो कितना सुरक्षित है। अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो उसके साथ पुलिस फिर किस तरीके से बर्ताव करेगी, उसे कहां से न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है और उसके पीछे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव और पार्टी के जो नेताओं को जो दबाव रहता है वो सामने आया है। चलिए रजा रिजवी साहब, ये जो पूरा मामला कानपुर देहात का है, अभी हमारी कुछ देर पहले ही संवाददाता से बात हुई थी, जो एआरटीओ है वो कहीं ना कहीं जो रिश्तों में करीबी बहुत नजर आए हैं शिवपाल सिंह यादव के, और तभी इस मामले को पुलिस ने संजीदगी से लिया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार तक कर लिया गया। यानी अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो वो तभी करेगी या तो आप सपा नेता के करीबी हैं, सपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तभी आपके पक्ष में कार्रवाई होगी, नहीं तो पुलिस कोई नहीं करेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस तब काम करती है जब समाजवादी पार्टी के आप बहुत करीब हो या समाजवादी पार्टी कहते हैं। पुलिस काम करती है, लेकिन दबाव में पुलिस भी काम करती है, ये सही है, पुलिस काम करती है, लेकिन पुलिस दबाव में भी काम करती है। और ये एआरटी वाला जो घटना हुआ है, घटना निंदनीय है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकारी अधिकारी है, वो सरकार का अधिकारी है, इसलिए उस पर अगर ये हमला हुआ है तो ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज में इसका मैसेज गलत जाएगा कि भाई अधिकारी किस तरीके से अपना समाज में रह करके काम करे। और ये चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे हरदोई हो, चाहे बुलंदशहर हो, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को रोकना चाहिए। घटनाएं अच्छी नहीं है, इससे एक मैसेज समाज में गलत जाता है। और पुलिस का जो कार्य है, अगर पुलिस कार अपने ढंग से जो उनको आईपीसी में प्रदत्त अधिकार है उसके तहत वो अगर करना शुरू कर देगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत से क्राइम, बहुत से अपराध घटेंगे। लेकिन होता यह है कि नेताओं का दबाव आना शुरू होता है और उस पर जो है दिक्कत होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक आधे सेकंड में, अगर आपका समय हो। मैं हज करने गया था सऊदी अरब, वहां सड़क के ऊपर लोग घड़ी की दुकान और कुछ दुकान लगाए हुए थे जी। तो वहां की पुलिस की एक गाड़ी आई हु करते हुए और उसने उनकी घड़ी और चश्मे की दुकान उठाई और उठा करके वो पूरा सामान, एक सामने गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर डाल दिया और मशीन दबाया, और मशीन दबा के करके हो गया। और उसका घड़ी और उसका जो और चश्मे की दुकान जो सड़क पर थी, वो आप समझिए कि बिल्कुल पानी हो गया उसी के सामने। अब यहाँ क्या है, यहाँ अगर कोई आदमी सड़क पर घड़ी की दुकान लगाए है और चश्मे की दुकान लगाए है, और अगर पुलिस वाला वहां आया और कहने लगा भाई हटाओ, ये अतिक्रमण हो रहा है, और पुलिस वाला अगर उसको पकड़ के थाने तक ले जाएगा तो फौरन विधायक जी का, जनप्रतिनिधि जी का, जानने वालों का फोन आएगा, हेलो हाँ भाई, अरे इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए मेरा आदमी है, उसको आपने पकड़ लिया है, उसको आप छोड़ दीजिए। अरे वो आदमी ऐसा नहीं, अरे पहली बार लगा लिया होगा, छोड़ दीजिए। तो ये जो पद्धति है, ये जो चीजें हैं, अगर सड़क पर वो दुकान लगा रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस अतिक्रमण को हटवाए, और अगर अतिक्रमण को हटवा रहा है तो उसमें नेताओं को सोचना चाहिए और कहना चाहिए कि देखो तुम सड़क पर दुकान लगाए थे और सड़क पर लोगों को चलने से परेशानी हो रही थी, इस कारण तुम्हारी दुकान वहां से हटाई गई, तुम्हारा सामान वहां से हटाया गया है। अब वहां क्या होता है, वहां ऑटोमेटिक सामान सब उसी के आंख के सामने पानी पानी हो गया, तो कोई आदमी फिर पैरवी करने वाला नहीं रह गया कि साहब वो छोड़ दीजिए, कीजिए। तो यहाँ पे जरूरत है कि पुलिस अगर कोई अपना सही काम कर रही है तो राजनीतिक दबाव उसमें नहीं होना चाहिए, और उसमें खुद कह देना चाहिए नेता को बढ़ के कि भाई देखो तुमने ऐसा काम किया है, इसलिए पुलिस ऐसा काम कर रही है। तो जब ये मैसेज समाज में जाएगा और जाना शुरू हो जाएगा तो नेताओं पे भी दबाव कम हो जाएगा, पुलिस प्रशासन पर भी है, नेताओं पर भी, दोनों पर है, दोनों पर बराबर का है।
अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो उस पर पूरी जिम्मेदारी है कि उसको कार्रवाई करना चाहिए। और नेता अगर कार्रवाई नहीं करने का हुक्म दे रहे हैं तो नेता ये गलत कर रहे हैं। उनको देना चाहिए कि भाई जो आईपीसी में एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत काम करना चाहिए, तो नेताओं पे भी भार कम हो जाएगा। तब लोग समझे कि भैया नेताजी जो वो है वो कह देते हैं अब इसमें कुछ नहीं होगा, आईपीसी में काम होगा, इंडियन पेनल कोड एक्ट में ही काम होगा। और पुलिस भी जो सोचे कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो किसी नेता का हमारे ऊपर दबाव नहीं आएगा और हम उस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, इसलिए वो काम होना चाहिए। तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। पुलिस दबाव में रहती है, नेता दबाव में लेते रहते हैं और उसी में जो बीच में सामंजस्य नहीं बैठता और क्राइम आगे बढ़ता चला जाता है। तो नेता अपनी जगह ये समझ लें कि साहब जो इंडियन पेनल कोड एक्ट में पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको चेक जरूर करें, नेता चेक जरूर करें कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो ऐसा तो नहीं है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो नासमझ है, जो नाजानकार है, जो जुर्म से संबंधित ही नहीं है, जिसने कोई एक्ट किया ही नहीं है, जो मुल्जिम है ही नहीं, जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया है, उसको मुल्जिम अगर बना रहे हैं तो नेताओं को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे आदमी को तुरंत वहां से छुड़वाना चाहिए कि साहब ये आदमी बेगुनाह जो है, पुलिस इसको जो है मुल्जिम बना रही है। वहां पर अगर नेता एक्ट करेंगे तो नेता की वाहवाही होगी कि साहब ये बेगुनाह इंसान को जो है पुलिस से बचाया उस नेता ने, तो नेता की वाहवाही होगी। और क्या है, दबाव के अंदर बहुत से ऐसे बेगुनाह लोग आ जाते हैं जो जानते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया है, लेकिन दबाव के कारण उनका नाम आ जाता है और नाम आ जाने के कारण ट्रायल चलता है और ट्रायल चलने के बाद कभी कभी उनको सजा भी हो जाती है। तो कभी कभी बेगुनाह लोग भी सता दिए जाते हैं राजनीतिक दबाव के कारण। तो नेताओं को सोचना चाहिए कि हम ऐसा राजनीतिक दबाव न दें कि जिससे बेगुनाह लोग पिस जाएं, और पुलिस को चाहिए कि हम ऐसा कोई बेगुनाह को जेल न भेजें कि जिससे चाहे वो राजनीतिक दबाव में कह भी देंगे तो हमें लगता है कि नेता इस बात को मानेंगे। अगर वो इंस्पेक्टर अपने नेता से समझा के बात कह दे कि नहीं साहब वो आप जिस आदमी को कह रहे हैं छोड़ दीजिए, वो साहब ऐसा आदमी नहीं है, उसको मैं जानता हूं और आप चाहिए तो 10 आदमी से पूछ भी लीजिए कि वो ऐसा गलत आदमी है जिसको मैं भेज रहा हूं, तो नेता भी वहां पर चुप हो जाए कि नहीं भाई ऐसी सी बात है, नेता भी वो सिफारिश पे नहीं करेगा। तो यहाँ पर नेता को भी समझने की जरूरत है और यहाँ पर पुलिस को भी समझने की जरूरत है, तब एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा। नेता को भी समझने की जरूरत है, पुलिस को भी समझने की जरूरत है और अब हम जानते हैं, लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की जो इस वक्त सबब बना हुआ है वो है आचरण उनके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। राहुल, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात जैसे हम कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का अगर झंडा किसी नेता किसी कार्यकर्ता के पास है, उसकी गाड़ी में लगा है तो वो राजा है। बिल्कुल तुलिका, बहुत पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कहीं ना कहीं जो है जी बिल्कुल तुलिका, तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है तो उससे जुड़े हुए 10 लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो उसमें एक नहीं 10 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपना ऐसा आचरण करते हैं, किसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं या कोई ऐसा वाकया सामने आता है जिससे पार्टी की छवि खराब होती है। ये एक बार की बात नहीं है, ये कई बार की बात है और कई सालों की बात है। तो एक जो छवि बनती जा रही है वो ये बनती जा रही है कि इस पार्टी से गुंडे बदमाश जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे सपा नेता केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हम सपा नेताओं कार्यकर्ताओं के आचरण पर आज चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से उनका जो आचरण है वो बेलगाम होता जा रहा है, जगह जगह गुंडाई हो रही है, जगह जगह दबंगई हो रही है, मारपीट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, चुनावी रंजिश का जो है वो वहां पर अंजाम दिया जा रहा है, खूनी खेल खेला जा रहा है। और इन सब के जो केंद्र में है वो सपा नेता और कार्यकर्ता है। देखिए तुलिका जी कि तमाम जगहों पे जो पार्टी से कभी नहीं जुड़े रहे जो लोग, लेकिन वो अपने बचाव के लिए कहीं पे कुछ गलत काम करते हैं और उसके बाद में नाम देते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जबकि उनका समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मैं आपको याद दिला दूं तुलिका जी कि जिस समय शपथ ग्रहण समारोह 2012 में सरकार बनते ही जब हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर की थी। वो सिर्फ इसलिए कि वो मंच पे चढ़ गए थे और बिना अनुमति वो लोग मंच पे चढ़ गए थे, जबकि उत्साह था उस समय और वो लोग काफी मेहनत किए थे। सब लोग उस कार्यक्रम में मैं भी था, तो लोग मेहनत किए थे। उत्साह था कि भाई मुख्यमंत्री जी है, शपथ ग्रहण हो रहा है, हम साथ में फोटो खिंचाने, इस तरीके से
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए उन लोगों को पार्टी से बाहर करने का काम किया था। तो इस तरीके से पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल करती है और जो जिले के अधिकारी हैं, वो चाहे पुलिस प्रशासन के हो या अन्य अधिकारी हो, आप देखिए कि अगर कोई गलत है तो गलत के ऊपर कार्रवाई होती है, वो चाहे पावरफुल व्यक्ति हो चाहे आम आदमी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव की तरफ से कोई ढील नहीं है कि किसी को कोई बख्शा जाए। और जो लोग इस तरह काम करते हैं, काम करने के बाद अपने बचाव के लिए जो लोग पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो कहते हैं मैं समाजवादी पार्टी जुड़ा हूँ। अब आप देखिए सरकार आने के बाद में एक लहर आ गई है जिसकी गाड़ी में देखिए उसकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा। तो जो लोग बीएसपी के भी थे, भाजपा के भी थे, अन्य दल के थे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ ठेकेदार हैं, कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ बिल्डर है और समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए घूम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए दिशा निर्देश जारी किया था कि जो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में है वो या जो जिले में जिला अध्यक्ष है वो झंडा लगाएंगे। जैन साहब, इसका लब्बो लुबाब तो यही है ना कि आपके नेता की बातें ही आपके कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। उन्होंने झंडा बैनर लगाने के लिए साफ मना किया था, गाड़ी में सपा पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, बावजूद इसके वो झंडा लगता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, झंडा लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो वास्तव में पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के लोग हैं, वो लगाए झंडा। हाँ। अब उसमें लोग मिसयूज कर रहे हैं उसका। आप देखिए जो तमाम जगहों पे इस तरह की घटनाएं सामने आई, चाहे टोल प्लाजा पे हो, टोल प्लाजा पे स्पष्ट होकर क्या कि पीछे लगा हुआ है बीजेपी का वो झंडा और कमल का फूल लगा हुआ है, आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रखा है। मतलब दो पार्टियों का एक साथ एक गाड़ी देखने को मिला। तो ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन कोई भी हो, चाहे पार्टी का हो चाहे पार्टी के बाहर का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धीरे धीरे केसी जैन साहब, कोई कार्रवाई अभी तक ऐसी नहीं हुई है जिससे ये कहा जाए कि हाँ जो नसीहतें दी जाती हैं उन नसीहतों को अगर सख्ती से लागू नहीं किया गया, उनका पालन नहीं किया गया तो यहाँ पर कार्रवाई काफी सख्त होगी, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया? नहीं तुलिका जी, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था जी उसमें तत्काल कार्रवाई की। और आप देखिए जहाँ जहाँ पे भी जो भी घटनाएं हुई ताकतवर लोगों के ऊपर, बाराबंकी के मतलब पार्टी से जुड़े हुए बावजूद भी केसी जैन साहब जो आपके पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो बेलगाम है और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से बात करने के लिए। और यहाँ हम रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं रजा रिजवी साहब के पास। एक बड़ा सवाल, क्योंकि यहाँ पर केसी जैन साहब ने छोड़ दिया है कि जिस तरह से अभी केसी जैन साहब ने कहा, रजा रिजवी जी, कि जितने भी लोग हैं, जो भी घटनाओं के बारे में हमें मीडिया को जानकारी मिलती है जहाँ पे कहीं ना कहीं सपा नेता इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका कहना है कि वो सपा के लोग ही नहीं होते हैं, वो आउटसाइडर्स होते हैं और पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे काम करते हैं। देखिए अभी आपने खुद ही दिखाया, आपके चैनल में ही सोलंकी जी का दिखाया गया है, तो लाइव दिखाया आपने, तो इसमें बदनाम करने की बात नहीं है। लेकिन ये सही है कि जब सरकार आती है तो बहुत से टैक्सी वाले अपनी गाड़ियों में झंडा रखे रहते हैं और झंडा जो लगा लेते हैं। ये सही है कि वो बहुत से ऐसे छोट भैया लीडर भी हैं जो वो अपनी गाड़ी में झंडा लगा करके वो अपना उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो वक्त के साथ इनके साथ भी मिले रहते हैं, उनके साथ भी मिले रहते हैं, बस जिसकी सरकार आती है उसी के साथ हो जाते हैं। यही सब समझ के अखिलेश जी ने सबसे पहले, जैसा कि केसी जैन साहब सपा के नेता हैं, उनको मैं जानता हूं और इनसे हमारी बराबर बात भी होती रहती है। ये सही है कि शपथ ग्रहण समारोह के अंदर बहुत से लोग मंच के ऊपर खड़े हो गए थे। मैं भी वहां मौजूद था शपथ ग्रहण समारोह में, तो बहुत से लोग मंच में पहुंच गए थे मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए और बहुत खुशी में कि भाई सरकार आई थी, बीएसपी के बाद पहुंच गए थे। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया था, एक्शन किया था, तो उसका भी असर हुआ था। उसके बाद झंडे का भी आदेश दिया था कि भाई झंडा नहीं लगना चाहिए, तो उसका असर हुआ। लेकिन यह है कि वो असर कुछ दिन के बाद, कुछ दिन रहा, मतलब 1 साल 1.5 साल रहा, उसके बाद वो असर फीका हो गया, उस तरीके से असर नहीं रहा। फिर आमजन में झंडा लगाने की एक पद्धति चालू हो गई। आप देखिए ज्यादातर जो टैक्सी वाले लोग हैं वो फट से झंडा लगा लेते हैं और उसके बाद जो प्राइवेट टैक्सी है, जिनके टैक्सी नंबर है, वो झंडा लगा लेते हैं। तो जो कार्रवाई 2012 में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तब की गई, अगर वो कार्रवाई का सिलसिला निरंतर चलता रहता तो आज जो तस्वीर हमारे सामने नजर आई है वो
थोड़ी अलग होती। ये तुलिका जी बहुत अच्छी बात आपने की, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत पते की बात कही। चलिए 2012 में जो सरकार ने सोचा था जी, जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए थी, बहुत सही आपने कहा। अगर वही रफ्तार से सरकार काम करती रहती तो ये चीज आज देखने को नहीं मिलती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए रजा रिजवी साहब। समय खत्म हो चुका है, इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। राहुल कटियार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सपा के नेता और कार्यकर्ता बेलगाम हो चुके हैं। समय बहुत कम बचा है, 2017 में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कमर तो कस ली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको ठीक करना एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम है समाजवादी पार्टी के लिए। देश बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।